दोस्तों नमस्कार, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जनरल स्टडी पर। दोस्तों, जैसा कि पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था संघीय कार्यपालिका के बारे में, इसमें हमने जाना था राष्ट्रपति महोदय के बारे में, उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में जाना, उसके बाद हमने प्रधानमंत्री के बारे में जाना, ठीक। फिर उसके बाद हमने मंत्रिपरिषद के बारे में जाना, फिर महान्यायवादी के बारे में जाना। तो ये सब टॉपिक हमारे खत्म हो चुके थे। अब सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संघीय विधायिका। संघीय विधायिका ये हमारा जो टॉपिक था, ये वाला, ये हमारा था 52 से 78 अनुच्छेद। साथ में अनुच्छेद को लेकर हम चलते हैं ना, लाइन से अनुच्छेद भी पढ़ते चल रहे हैं। 52 से 78 अनुच्छेद था। अब ये जो हमारा टॉपिक है, ये 79 से 151 तक जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में जान लेंगे, जो पेपर से रिलेवेंट है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिए संघीय विधायिका। ये जो भाग 5 है उसी का चैप्टर 2 है। ठीक है, संघीय विधायिका ये हमारा अनुच्छेद 79 से 151 तक। अच्छा, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं पहले जान लें कि हम इसमें क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे संसद के बारे में। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में हमने जान ही लिया है। ठीक, अब फिर संसद में जो प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे विधायी प्रक्रिया, उसके बाद हम संसद की सामान्य प्रक्रिया जानेंगे। फिर जो संसद में समितियां होती हैं उसके बारे में जानेंगे, और थोड़ा सा हम बात कर लेंगे जो विधेयक होते हैं। ठीक, इतना हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फिर सबसे पहले हम जानेंगे संसद किन अंगों से मिलकर बनती है और कौन से अनुच्छेद में है। हम बात करेंगे पहले संसद में कौन कौन से अंग होते हैं। देखो, संसद हमारे 3 अंगों से मिलकर बनती है। कौन कौन से? पहला तो लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपुल, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और राज्यसभा, हाउस ऑफ स्टेट। 3 अंगों से मिलकर हमारी संसद बनती है। हमने आपको बताया था कोई भी विधेयक होगा या लोकसभा में, राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद दोनों सदनों से पारित होगा, राष्ट्रपति उस पर साइन करेगा, तब जाके वो विधेयक अधिनियम बन जाएगा। ठीक, तो संसद किन 3 अंगों से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, अगर एक भी इसमें मिस होता है तो वो संसद अपूर्ण है, समझे? अगर ये तीनों होंगे तभी संसद कहलाती ना, तीनों का संयुक्त रूप ही संसद है, एक प्रकार से ऐसे जान लो। ठीक, अब हम लोकसभा, अब सबसे पहले संसद में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ ही लिया है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा में सबको पता होगा कि जो सांसदों के चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष रूप से, वही लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब लोकसभा में हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में भारतीय संविधान में अधिकतम, अगर अधिकतम की बात की जाए तो 552। ठीक,
लेकिन अगर वास्तविक सदस्य की बात की जाए, ऐसे वास्तविक सदस्य, तो 545। इसका मतलब समझना, देखो अधिकतम सदस्य वो होंगे कि जैसे हमारी जो संसद है उसमें अधिकतम कितने सांसद रह सकते हैं, कितने सांसद हो सकते हैं, 552 अभी वर्तमान के संविधान के अनुसार। ठीक, आगे चेंजमेंट बहुत जल्दी होने वाला है क्योंकि नई संसद बन रही है हमारी, और आशा है कि बहुत ही जल्दी सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन चुनाव कितने पे होता है, 545 पे होता है। अभी जल्द ही इसमें जो दो एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे उनको खत्म कर दिया गया है 545 में। तो अगर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अधिकतम सदस्य कितने हैं लोकसभा में, तो 552 सीटें हैं, और अभी चुनाव कितने में होता है, तो 543 पे चुनाव होता है। 2 मनोनीत किए जाते थे, पर अभी संविधान संशोधन करके 2 एंग्लो वाले को हटा दिया गया है। ठीक, राष्ट्रपति के हमने पढ़ ही लिया है। अब हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में अधिकतम कितने हैं, अधिकतम सदस्य हैं हमारे 250। वास्तविक कितने हैं, वास्तविक सदस्य की अगर हम बात करें तो 245। मतलब चुनाव कितने पे होता है, 245 पे, जो मतलब प्रेजेंट टाइम पे बैठते हैं राज्यसभा में। अब हम अगर अधिकतम की बात करें तो 250 है, 250 है। इसमें हमारे 12 मनोनीत होते हैं, सबको पता होगा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 233 पे चुनाव होता है। ठीक, तो हमने जान लिया कितनी सीटें हैं, अधिकतम 552, वास्तविक 545, इसमें अधिकतम 250 और वास्तविक 245। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, राज्यसभा की अधिकतम सीटें और लोकसभा की अधिकतम सीटें। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद के कितने अंग हैं, कौन कौन से समाहित हैं। आपको एक ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि कौन सा नहीं है। इतना नोट कर लिया, तो हम आगे बात करेंगे लोकसभा के बारे में। ठीक है, अब आगे हेडिंग डालिए आप लोकसभा। लोकसभा हेडिंग डालिए लोकसभा। पहली बात तो ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन के बारे में है ना, लोकसभा का गठन। देखो एक ट्रिक लिख लो आप ऐसे, सरल। ठीक, सरल 79, 80, 81, ये गिनती याद रखना, 79, 80, 81। सा से हो गया संसद, रा से हो गया राज्यसभा, ला 81, ला से हो गया लोकसभा। ठीक, सरल याद रखना, 79, 80, 81। सा से हो गई संसद, 79 में हमारी संसद है, और राज्यसभा हमारी 80 में, लोकसभा हमारी 81 में। तो हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं, 81 में लोकसभा का गठन है। इसी को हम प्रथम सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन, ये सब इस सदन के नाम हैं। हमारे द्वारा जो सांसद चुने जाते हैं वो लोकसभा में ही बैठते हैं। ठीक, राज्यसभा के सदस्यों को हम लोग नहीं चुनते हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनके द्वारा वो चुने जाते हैं। तो हमने जान लिया प्रथम सदन, निम्न सदन और लोकप्रिय सदन। और क्या है इसमें, अनुच्छेद 330 के तहत आरक्षण की बात की गई है। मतलब कि जो हमारी 545 सीटें थी उसमें कुछ आरक्षण है एससी और एसटी के लिए। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एससी की कितनी सीटें हैं और एसटी की कितनी सीटें हैं। तो ये पहली बात तो किस अनुच्छेद के तहत आरक्षण है लोकसभा में सीटों का, तो अनुच्छेद 330 के तहत, ऐसे लिखिए एससी एसटी का आरक्षण लोकसभा सीटों में। ठीक,
अब हम बात करें एससी की कितनी सीटें हैं और एसटी की कितनी सीटें हैं, तो ये याद इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए और याद ही कर लीजिए। एससी की टोटल 84 सीटें हैं और एसटी की टोटल 47 सीटें हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 131। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? टोटल अगर पूछा जाए आरक्षित सीटें कितनी हैं तो 131 सीटें हैं, 84 है हमारी एससी की और एसटी की है हमारी 47। पूछा जाता है कि एससी की कितनी सीटें हैं, एसटी की कितनी सीटें, ये तो चलो हो ही गया। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके तहत ये किया गया है, कि अनुच्छेद 330 के तहत। अब ये हो गया, ये हो गया। अब हम बात करेंगे इसके निर्वाचन के बारे में। ठीक, इनके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, सबको पता होगा निर्वाचन कैसे होता है। तो हम लोग सांसद कैसे चुनते हैं, हम लोग सांसद कैसे चुनते हैं, जाते हैं वोट डालने और वहाँ मशीन होती है, उस पर बटन दबाते हैं। मतलब कि हमारे द्वारा चुना जाता है प्रतिनिधि को, तो उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष रूप से, हम खुद चुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, वयस्क मताधिकार द्वारा एक प्रकार से, मतलब हम लोग जो चुनते हैं एकदम 18 साल के जो हो जाते हैं उन्हीं की वोट आती है, तो इसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पे। निर्वाचन लिखिए प्रत्यक्ष रूप से, मतलब डायरेक्ट जनता द्वारा, और वयस्क मताधिकार। देखो, अगर वयस्क मताधिकार की बात की जाए तो पहले हमारे संविधान में 18 वर्ष से वयस्क नहीं माना जाता था, 21 वर्ष से माना जाता था। लेकिन एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किया गया, बहुत बार पेपर में आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए। 61वें संविधान संशोधन द्वारा, संविधान ऐसे समझ जाइएगा, संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु, मतलब वोट डालने की आयु 21 वर्ष से ऊपर लिखे दे रहे हैं, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कब की गई, तो ये लगभग 1989 में शायद की गई थी, हमें क्लियर पता नहीं है, बट शायद 1989 में, देख लीजिएगा एक बार, 1989 में शायद। ठीक है, तो लोकसभा में जो महत्वपूर्ण बातें थी हमने जान लिया। उसके बाद इसमें दो अधिकारियों के बारे में जानेंगे कि लोकसभा में दो मतलब पद नियुक्त किए जाते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। इनके बारे में भी एक बार क्वेश्चन आया है पीसीएस में, तो हम भी जान लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पहली बात तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के अधिकार व कार्य दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा, उपाध्यक्ष का कार्य क्या क्या होता है, तो पहली बात तो ऐसे लिखे, सदन की कार्यवाही। आप लोगों ने अगर न्यूज में देखा होगा तो हेडफोन लगाए लोग बीच में बैठे रहते हैं, जैसे वर्तमान में हमारे यूपी में सतीश महाना जी हैं और संसद में, वो लोकसभा में हमारे ओम बिरला जी हैं, तो लगाए बैठे रहते हैं और वो सबको सुना करते हैं, ये ऑर्डर देते हैं कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा, तुम बैठ जाओ तुम खड़े हो, वो सुना करते हैं। ठीक है, तो वो किसका, उसी को कार्यवाही एक प्रकार से कहते हैं। तो कौन करता है, अध्यक्ष करते हैं। ठीक, इनका कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना है कि तुम चुप बैठो, है ना, आपने देखा होगा एक बार। उसके बाद दल बदल जो हमारा कानून है उसके आधार पर योग्यता के जो निर्णय प्रश्न होते हैं उन पर यही निर्णय लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक जनरल नॉलेज के पर्पज से आपको बता दूं कि लोकसभा के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है, सिर्फ एक बात ये लिख लीजिए कि जो हमने
अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात किया था, तो उसमें यही अध्यक्षता करते हैं। ऐसे लिखिए, संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता। देखो इसको समझना, हमने बात किया था अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। उसमें क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य साथ में बैठ के किसी विधेयक पर वोट या चर्चा करते हैं। लेकिन इस राज्यसभा का तो होता है राष्ट्रपति अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति अध्यक्ष, और लोकसभा का होता है अध्यक्ष, जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष होता है। लेकिन इसमें ये अध्यक्षता नहीं करते उपराष्ट्रपति जी, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और वोटिंग होती है, अगर मत बराबर आ रहे हैं किसी विधेयक पे तो ये अपना निर्णायक मत डाल सकते हैं किसी भी, मान लो लोकसभा में या संयुक्त अधिवेशन में। जैसे मान लो किसी विधेयक पे वोट पड़े, 50 अपोजिट पड़े, 50 उनके समर्थन में पड़े, अब टोटल बराबर हो गए। अब लोकसभा अध्यक्ष जो हैं निर्णायक मत डालेंगे, अगर इस साइड चले जाते हैं तो पारित हो जाएगा, अगर इस साइड चले जाते हैं तो नहीं पारित होगा। ठीक, तो इनका ऐसे मत नहीं काउंट होता है, पर जब निर्णायक की स्थिति आती है तब ये अपना वोट डाल सकते हैं। ठीक, तो इतना इंपॉर्टेंट है, संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता और निर्णायक मत इनका अधिकार है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमारा, एक सेकेंड, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष सर्वप्रथम नियुक्ति हुई थी 1921 में, सर्वप्रथम 1921 में नियुक्ति हुई थी। 1919 के तहत जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था उसी में इसको कहा गया था, उसी के तहत लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति 1921 में हुई और अध्यक्ष सर्वप्रथम थे, लिख लीजिए, सबसे पहले अध्यक्ष फ्रेडरिक व्हाइट, फ्रेडरिक व्हाइट। और उपाध्यक्ष की अगर बात करें हम तो भारतीय थे सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे पहले की बात हो रही है 1921 में, है ना। लोकसभा के अध्यक्ष के मतलब प्रावधान कब आया? तो 1921 में आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो हमने जान लिया लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। अब हमारी लोकसभा खत्म हो गई, अब हम जानेंगे राज्यसभा के बारे में। हेडिंग डालिए अब राज्यसभा। राज्यसभा में हमने बताया था कि अधिकतम 250 सदस्य हैं और 245 पे चुनाव होता है। ठीक, चुनाव तो होता है 233 पे, 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अब राज्यसभा को हम द्वितीय सदन कहते हैं, इसको प्रथम सदन, इसको द्वितीय सदन, और द्वितीय सदन, उच्च सदन भी इसी को कहते हैं, उसको हम निम्न कहते थे लोकसभा को। और क्या कहते हैं? स्थायी सदन भी कहते हैं। देखो लोकसभा है जो अस्थायी है, ठीक, उसमें चुनाव हर 5 साल में होता है। स्थायी सदन का मतलब देखो लोकसभा भंग भी हो सकती है, जैसे चुनाव चल रहा है तो उसमें कोई सदस्य नहीं होता है, लेकिन जो स्थायी सदन है राज्यसभा की अगर हम बात करें तो ये कभी भंग नहीं होती है। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये तो हम बाद में जानेंगे, अभी हम राज्यसभा के बारे में जान रहे हैं। तो स्थायी सदन, और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें? एक तिहाई सदस्य हर 2 साल में अवकाश ग्रहण करते हैं। देखो समझाते हैं। मान लो सदस्य हैं हमारे, मान लो 9 सदस्य हैं, ठीक, टोटल कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं।
तो इनको क्या हर 2 साल में चुनाव होता है। एक तिहाई चले जाते हैं, मान लो 3 चले गए तो हर 2 साल में 3 सदस्यों पे चुनाव होगा। जब 3 सदस्यों पे चुनाव होगा तो इसमें फिर 3 आ जाएंगे, फिर हर 2 साल में फिर 3 चले जाएंगे, फिर चुनाव होगा, फिर आ जाएंगे। तो इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है और कभी भी सदन भंग नहीं होती है, इसीलिए इसको स्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो हमने जान लिया राज्यसभा के द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं, स्थायी सदन भी कहते हैं, और 1/3 सदस्य हर 2 साल में अवकाश ग्रहण करते हैं, और 245 सीटें हैं टोटल और 250 अधिकतम सीटें हैं। अगर राज्यों में बात करें, सबसे ज्यादा किस राज्य की सीटें हैं, तो उत्तर प्रदेश की। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश में टोटल 31 सीटें हैं। ठीक, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं टोटल। अब हम इसके कुछ विशेषाधिकार हैं, 2-3 अनुच्छेद हैं विशेषाधिकार में, उनको रट लो, गांठ बांध लो, वही हर बार पेपर में पूछे जाते हैं अगर थोड़ा लेवल अच्छा करना होता है तो एग्जामिनर को। ठीक है, तो हम बात करने हैं राज्यसभा के विशेषाधिकार। हेडिंग यही डालिए, विशेषाधिकार। एक अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद 249। इसमें क्या है? देखो, अनुच्छेद 249 में ये है कि हमने बात किया था सूची के बारे में, अगर आपको याद होगा तो राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची, इनके बारे में बात किया था। संघ में केंद्र कानून बना सकता है, संघ में जो विषय होंगे, राज्य में जो विषय होंगे राज्य कानून बना सकता है, और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक, अब क्या है, राज्यसभा क्या करती है? राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें राज्य द्वारा जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनकर जाते हैं वहां पे राज्यसभा में। मान लो राज्य सूची में कोई विषय है, ठीक, कोई एक विषय पर मान लो कोई विषय है, अगर राज्यसभा को लगता है कि यह राष्ट्रीय महत्व है, मतलब इंपॉर्टेंट है, और 2/3 बहुमत से पारित कर दे उसको। ठीक, 2/3 बहुमत को उस विषय को अगर अपने सदन में पारित कर देता है तो संसद को यह अधिकार हो जाता है कि उस विषय पर कानून बना सकती है। कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। देखो, मान लो जैसे इनको कोई भी है, जैसे मान लो इनको लगता है राज्यसभा को पानी के विषय में इनको कानून बनाना है। अब राज्य इस पे मान लो कार्य नहीं कर रही है, तो अगर राज्यसभा को लगता है कि ऐसा नियम आना चाहिए पानी का, तो फिर ये क्या करेगी? अपने सदन में विधेयक ले आएगी और उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देगी। जब पारित कर देगी तो संसद को यह अधिकार हो जाएगा कि वो राज्य के जो पानी वाला विषय है उस पे भी कानून बना सकती है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो अनुच्छेद 249 में यह लिखिएगा, संसद, ऐसे लिखिए, अगर राज्यसभा राज्य के विषयों पर 2/3 बहुमत से विधेयक पारित कर दे तो संसद कानून बना सकती, लेकिन सिर्फ ये 1 साल के लिए लागू होगा। अगर राज्यसभा चाहे तो उसको बढ़ा भी सकती। ठीक, अच्छा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 312, अनुच्छेद 312। इसमें क्या कहा गया है? इसमें अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना के बारे में है। अखिल भारतीय सेवाओं
की स्थापना। अगर जो इंडियन सिविल सर्विसेज होती हैं, अगर इनको राज्यसभा को लगता है कि ये भी सेवाएं आनी चाहिए ये इसमें सिविल सर्विसेज में, तो वो कानून पारित करके उसको ला सकती है। जैसे इसमें बहुत सारी सेवाएं लाई गई हैं, जैसे 1961 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा लाई गई थी, भारतीय वन सेवा लाई गई है, भारतीय चिकित्सा सेवा सृजन आज संसद द्वारा किया गया है। ठीक है, तो हमने जान लिया है किस किस के बारे में जाना है। लोकसभा के पहले तो संसद के बारे में जान लिया है, उसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने अधिकतम सदस्य होते हैं और कौन कौन से अंग होते हैं। उसके बाद हमने क्या जाना, लोकसभा के बारे में जाना जो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं। उसके बाद हमने राज्यसभा के बारे में जाना, उसमें भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और हम आशा करते हैं कि इनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं को हमने लिया है, और जो पूछे जा सकते हैं उसको भी हमने ले लिया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।